क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 7 मैच 2 कल हुआ। यहाँ पर अगर हम देखें जो कुछ देर पहले फिनिश हुआ, कल भी नहीं कुछ देर पहले यहाँ पर फिनिश हुआ, तो यहाँ पर यूएसए वर्सेस नेपाल ये मैच कहीं ना कहीं हुआ क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में, जहाँ पर यूएसए ने नेपाल को जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट में 3 विकेटों से कहीं ना कहीं लास्ट ओवर में जाकर मात दे दी। यही तो बात हो गई रिजल्ट की। अब देखें अगर आप तो लास्ट के 48 घंटों में या 72 घंटों में बहुत कुछ हो गया यूएसए क्रिकेट को लेकर, और कोई नई बात नहीं है। ये आपको बता दें, क्रिकेट ने इसीलिए इस सब चीजों की रिपोर्टिंग नहीं की। ये कोई पहली बार नहीं है यूएसए क्रिकेट में। यूएसए क्रिकेट में सब चलता रहता है, फिर भी वो आराम से चले जा रहे हैं, मूव ऑन करे जा रहे हैं। देखिए ऐसी न्यूज आई थी T20 वर्ल्ड कप के बाद की बहुत बड़ी मीटिंग बैठी है, बहुत सस्पेंड हो जाएगा यूएसए क्रिकेट वगैरह वगैरह। कुछ नहीं होता। वो आपको ही पता है कि बहुत सारे अलग अलग पावर्स यूएसए क्रिकेट को चला रहे हैं, तो वो सिर्फ चीजें निकल कर तो आती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। और कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह सब चलती रहती है यूएसए क्रिकेट में। पिछले 48 से 72 घंटे में प्लेयर वर्सेस कोच वगैरह बहुत कुछ हुआ, कोच सैक हुए, नए कोच हायर किए गए। इन सब के माहौल के बीच में यूएसए ने T20 सीरीज भी खेली, और उसके बाद अब यहाँ पर ओडीआई सीरीज वो खेल रहे हैं। यहाँ पर पहले मैच में उनको थोड़ी हार मिली, और दूसरे मैच में उन्होंने जीत से शुरुआत करी है। चलिए जानते हैं कि इस मैच में नेपाल ने 286 रन मारने के बावजूद भी आखिर उन्हें हार का सामना क्यों करना पड़ा। क्या कुछ गलतियां उनसे रही है कि वो हारे, और क्या कुछ यूएसए ने सही वक्त पर स्टेप अप कर ठीक किया कि वो इस मैच को जीतने में कामयाब है। एंड सबसे पहले शुरुआत फेज बाय फेज में जाने की कोशिश करते हैं कि वहां पर नेपाल कहां पीछे रह गया और यूएसए ने कहां बाजी मारी। जरूर, अगर हम बात करें 1 से 10 ओवर की पहले फेज की, तो नेपाल ने 63 रन 63 रन किए बिना कोई विकेट गंवाए, और वहीं यूएसए ने 44 रन किए 1 विकेट गंवाकर। तो ये फेज, पहला फेज जो है वो नेपाल के नाम रहा। 11 से 40 ओवर की बात करें मिड फेज की, तो 142 रन 4 विकेट के नुकसान पर नेपाल ने बनाए इस फेज 2 में, मिड फेज में। वहीं पर यूएसए ने 167 रन किए 5 विकेट के नुकसान पर, और ये फेज यूएसए के नाम रहा अगर हम देखें। और उसके बाद हमारे डेथ फेज में 41 से 50 ओवर के फेज में, तो यहाँ पर नेपाल ने 81 रन 81 रन जोड़े और 6 विकेट उन्होंने गंवा दिए। और वहीं यूएसए ने इस फेज पे 80 रन बनाए, और इसी फेज पे उन्होंने मैच खत्म किया, और सिर्फ 1 विकेट यूएसए का गिरा। बिल्कुल। यहाँ अगर डॉट बॉल्स की देखें तो 139 डॉट बॉल्स नेपाल ने खेली हैं, और 144 डॉट बॉल्स यूएसए ने यहाँ पर खेली है। ये डॉट बॉल्स चार्ट कहता है। अब यहाँ कंपैरिजन में आप देखेंगे तो नेपाल ने पहले जो फेज था उसमें डोमिनेट किया, शुरू के 10 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरने दिया, बहुत ही अच्छा रहा। और वही बहुत बड़ा रीजन भी रहा कि टीम जो है 350 तक पहुंची। अगर यहाँ पहले विकेट गिर जाते तो आप डेफिनेटली देखते 240-45 पर गाड़ी अटक जाती। उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ कि आपके पावर में विकेट नहीं खाए, आप लंबे स्कोर तक गए 350 के आसपास, उससे ज्यादा बल्कि 286। मिड फेज में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यूएसए ने थोड़ा सा अपनी तरफ मैच को खींचने की कोशिश की थी। 142 रन जरूर बहुत दे दिए 180 गेंदों में, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट विकेट भी गिर गए। वो 4 इंपॉर्टेंट विकेट जो है वो ऊपर के बैट्समैनों के थे। ये भी हमें देखने वाली बात यहाँ पर जरूर आएगी। वहीं पर यूएस अगर आप देखें तो उन्होंने भी इसमें इस फेज में जोरदार वापसी की है। 180 गेंदों में 167 रन, ऑलमोस्ट रन बॉल पहुंच गए थे वो मिड फेज में बैटिंग करते करते, लेकिन यहां पर नेपाल ने फिर वापसी की 5 विकेट इसी फेज में गिराकर। तो जहां तक मैच बहुत अच्छा सेटअप था, डेथ फेज में सारा मामला यहां पर खराब हुआ है। डेथ फेज में क्लियरली विजिबल है आपको भी नेकेड आइज से कि आखिर 81 पे 6 और 80 पे 1 यहां पर मामला खराब हुआ है। लेकिन थोड़े बहुत डेंट ऊपर भी लगे हैं, जिनके बारे में आगे बात करेंगे नेपाल के पर्सपेक्टिव से। एंड नेपाल की बैटिंग कार्ड की तरफ यहां पर अगर चलें, ओपनिंग जो है वो जबरदस्त मिली। दोनों ही ओपनर्स ने बहुत ही सूझबूझ के साथ यहाँ पर खेला और एक अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने ही हाफ सेंचुरी यहाँ पर लगाई, और 98 की मेरे ख्याल से जहाँ पार्टनरशिप हुई पहले विकेट के लिए 2 रन से लेकर 70 की साझेदारी हो जाती है। ओवरसीज में बहुत बेहतरीन एक सेंचुरी पार्टनरशिप यहाँ पर हो जाती है। दोनों ओपनर्स ने अपना काम किया, बखूबी अपना काम किया, एक अच्छी शुरुआत दिलाई। शुरू के फेज में विकेट नहीं मिलने दिए, नई बॉल को पुरानी करने में हेल्प की, और एक बेस सेट करके दिया था कि मिडिल ऑर्डर आकर उस पर कैपिटलाइज करे। दोनों की इनिंग्स यहाँ पर अच्छी रही, एक ओपनिंग स्टंट मिला। लेकिन यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आए कुशल भुट्टल। जहाँ उसके बाद कुशल भुट्टल आया और उन्होंने अपना पूरा मौका जो है वेस्ट कर दिया। एक जबरदस्त कैच, आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ी गई थी, बहुत कमाल की कैच थी वो। आप देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि अभी हाल ही में हमने वो कैच कॉनवे ने जो पकड़ी थी सरफराज खान की, वैसी कैच टाइप की थी, पूरा हवा में है, एक हाथ से स्टनिंग कैच थी, वाकई कमाल का रहा उनका कैच। बिल्कुल। और उससे पहले वो स्ट्रगल भी कर रहे थे। उससे पहले अगर आप देखेंगे 27 गेंदों में 11 रन बनाकर कुशल भुट्टल खेल रहे थे, यानी 50 की स्ट्राइक रेट से भी लो। यानी डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि एक आउटस्टैंडिंग कैच ने उनका विकेट लिया है, उसके साथ साथ उनको प्रेशर भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और जो उन्होंने बॉल को रीड किया वो भी गलत किया, बॉल की जो पेस है उसे वो रीड करने में नाकामयाब रहे। और उससे पहले आप ये भी देखिए कि 27 गेंदों में 11 रन बनाकर वो खेल रहे थे, यानी रन 40
या 35 या 40 के आसपास के स्ट्राइक रेट से, जो कि बहुत ही ज्यादा और भी कम था, यानी वो प्रेशर में थे, वो क्लियरली आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है रोहित और आरिफ के बीच। बिल्कुल बिल्कुल, एक हाफ सेंचुरी की पार्टनरशिप यहाँ हुई और ये दूसरी हाफ सेंचुरी की पार्टनरशिप थी नेपाल की इनिंग के दौरान। काफी अच्छी इनिंग रही, शॉट्स भी काफी बेहतर खेले और एक पार्टनरशिप जो होनी होनी थी, लेकिन एक मारने के चक्कर में, जी हाँ, शॉट को उठाया, स्वीप मारने के चक्कर, स्लॉक स्वीप किया उन्होंने और वो सीधा हाथ में फ्लैश थमा बैठे अपने लेग्स ऑन साइड की तरफ। तो ये एक बेहतर पार्टनरशिप जो थोड़ी सी और स्टेज हो सकती थी, लेकिन फिर भी पार्टनरशिप करने की कोशिश की इस पिच पर जहां पर बॉलर्स के लिए इतनी मदद थी नहीं, और इस पार्टनरशिप ने स्कोर को थोड़ा सा और आगे धकेला। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 98 पे 0 के बाद एकदम थोड़ी सी लड़ाई थी नेपाल, क्योंकि आसिफ आउट हुए, अनिल आउट हुए, फिर कुशल भी जल्दी आउट हो गए। जी हाँ, यहाँ 121 पे 3 थे 98 के बाद, तो यहाँ लड़ाई थी। तो उसके बाद आरिफ और रोहित एक 50 संभाल के रखा, एक उसको बिल्डअप किया, रोक के रखे विकेट्स को, वो वहां पर क्रेडिट आपको इन दो इनिंग। लेकिन उसके बाद जो हाल रहा वो बहुत बेहाल। उसके बाद के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत बड़े दोषी हैं। लेकिन मानिए बॉलिंग में ऐसा, क्योंकि जो पिच है वो हाईली बैटिंग विकेट है, आपने पहले मैच में देखा स्कॉटलैंड ने क्या हाल किया, 150 रन बना दिए बिना विकेट खोए। उसके बाद नेपाल ने आज 286 किए, उसके जवाब में यूएसए ने उसे चेज कर लिया। जबरदस्त बैटिंग विकेट है, बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलर्स की बात आगे आयन से पूछेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर आपको डेफिनेटली बैट्समैनों को यहाँ पर दोष देना पड़ेगा। दीपेंद्र सिंह ऐरी, गुलशन झा और नीचे आके सोमपाल का इनकी तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं आया, उसका बहुत बड़ा रीजन था। सब आगे के बाद एक बड़ा आउट होते चले गए और टीम जो है ऑल आउट हो गई। 212-20 में मेरे ख्याल से 4 विकेट थी नेपाल की टीम 42 ओवर के आसपास। उसके बाद वो टीम पूरी ऑल आउट हो जाती है, 2 चांस ज्यादा जाते, फिर से हमें वो डेथ ओवर कोलैप्स जो है वो देखने को मिला नेपाल की आज की गेम में भी। दीपेंद्र सिंह ऐरी फिर से फ्लॉप हुए, ओडीआई में बिल्कुल भी हैरानी नहीं है, उनका एवरेज 17 का है, वो अपने एवरेज के हिसाब से खेले 13 रन बनाकर, उससे भी बल्कि 6 रन उन्होंने कम किए। दीपेंद्र सिंह ऐरी ओडीआई में एज अ बैट्समैन अपने आप को आज भी प्रूव नहीं कर पाए। इतने मैच मिलने के बाद अगर फुल मेंबर के प्लेयर होते तब तक बाहर बैठ कर डगआउट में बाहर होते। आप किसी भी फुल मेंबर के प्लेयर को उठाकर देख लीजिए जो उनका 17-18 का एवरेज हो और वो टीम में अभी भी बने हुए। बैटिंग से आप कितने भी विकेट लेते रहे, कितनी फील्डिंग करते रहे, आपका बैटिंग से आप ऑलराउंडर में बैटिंग भी गिना जाता है। सिर्फ ये नहीं कि आप 1-2 विकेट ही लेते रहे। जी हाँ, बहुत ही लकी है कि वो ओडीआई की टीम में अभी भी बने हुए हैं। इतने मैच खेलने के बावजूद भी उनका एवरेज सिर्फ 17-18 का है। एक और बार फ्लॉप सुनते देखने, गुलशन झा भी बाहर उनका बल्ला लगा, एज लगा और खराब लाइन वो खेल गए और एज देकर चले गए। तो लोअर ऑर्डर ने भी पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। यहाँ से अच्छा कंट्रीब्यूशन आता खास करके सोमपाल, दीपेंद्र और देखिए गुलशन यहाँ से, तो डेफिनेटली यहाँ पर 30 से 35 रन और इसमें डाउन होते हुए देखते। लास्ट के डेथ फेस में मामला सारा खराब हुआ, उसके लिए पूरा जो दोष है वो दीपेंद्र, गुलशन और सोमपाल को भी जाएगा। वो बॉलिंग ऑलराउंडर हो रहे हैं ओडीआई में, डेफिनेटली उन पे भी ये चीज जरूर यहाँ पर आएगी। और कुशल गुरतेल पे भी, जो कि एक अच्छा बेस उन्हें मिला था, इतनी अच्छी शुरुआत दिलाने के बावजूद भी फिर उन्होंने एक और बार ओडीआई में वेस्ट किया। ऑलरेडी प्रेशर पे थे, 27 गेंदों के 11 रन बनाकर। एंड रोहित पौडेल की एरियाज के बारे में जानते हैं। अब मेरा रोहित की इनिंग के बाद 96 बेहतरीन लोन वॉरियर परफॉर्मेंस उनकी तरफ से निकली है ओपनर्स के बाद। बहुत अच्छा खेला है उन्होंने। अगर हम देखें तो उन्होंने ऑन साइड का ज्यादा इस्तेमाल किया है रन बनाने के लिए, यानी कि लेग साइड का उन्होंने ज्यादा इस्तेमाल किया। 65% रन उनके लेग साइड में है। अगर आप देखें मिड विकेट में फाइन लेग की तरफ, फाइन लेग में उन्होंने काफी शॉट्स खेले हैं, बनाकर भी और खेले भी। सौरभ के ओवर में जो 48वां ओवर था जिसमें 21 रन आए हैं, उसमें भी उन्होंने रन दिए, वहाँ उस तरफ मारा था, तो काफ़ी यूटिलाइज किया उन्होंने। और फिर उसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग ऑन की तरफ 13 रन। जी हाँ, ये इनका पूरा एरिया रहा है जो मोस्टली रन इनके आए हैं ऑन साइड से। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी इनिंग उनकी रही है। स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त रहा, 128 के आसपास का मेरे ख्याल से। और अनफॉर्चुनेट डेफिनेटली उन्हें शतक कंप्लीट होता तो और अच्छा लगता। उनकी इनिंग रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 रन वो बना नहीं पाए और आउट हो गए लास्ट बॉल पे। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक बहुत अच्छी इनिंग रही, कैप्टन सी इनिंग जो रही है, जो एक छोर संभाल के रखा कैप्टन ने, हम क्रेडिट देना पड़ेगा रोहित ने, एक छोर उन्होंने संभाले रखा और पूरी कोशिश की आगे जाते। लेकिन अफसोस कि दूसरी तरफ से उन्हें सपोर्ट नहीं मिला, जो सपोर्ट चाहिए था। 20-25 रन का किसी तरफ सपोर्ट मिल जाता तो डेफिनेटली यहाँ पर वो जो लक्ष्य चाहते थे माइंड में, वो नेपाल को जरूर मिल जाता, जो कि था 310 या 315, जिस तरह की शुरुआत हुई थी 98 पे 0 के बाद। एंड यूएसए की चेस की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यूएसए की यहाँ पर अगर चेस की बात की जाए तो चेस की कहानी में आपको क्या नजर आएगा कि चेस में कहां तक जो है गाड़ी पहुंच, सॉरी यूएसए की बॉलिंग की बात की जाए, माफ कीजिएगा, बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्या देखेंगे आप? बॉलर्स की ज्यादा कुछ था नहीं विकेट पे, किस तरह की बॉलिंग देखी? नहीं, पहले तो जरूर थोड़ी तारीफ जरूर करना चाहेगा डेली क्रिकेट की, मुरान की, कि उन्होंने
बॉलर्स पर स्टिक रहे आप, तो जी इसके हाँ। लिए आपको वेल डन मोनांक, आपने सिर्फ स्टिक 5 बॉलर्स का इस्तेमाल किया, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और जबकि प्रेशर था, जी पार्टनरशिप हाँ। जम रही थी, लेकिन उसमें भी आप स्टिक रहे, ये बहुत अच्छी क्वालिटी आपने ये बहुत दिखाई अच्छी है। क्वालिटी है। प्लीज प्लीज इसे कंटिन्यू रखिएगा, बेहतरीन क्वालिटी है ये। तो उसी के बाद बॉलिंग पर नजर डालें तो स्पिनर्स ने अपना थोड़ा सा खींचा है, वरना शायद जी हमें मामला खराब होता हुआ दिखता यूएसए के लिए। अगर हम देखें हरमीत सिंह ने और नौशुस ने एक जो पार्टनरशिप की बॉलिंग में, वो बहुत कमाल की थी। अच्छा लाइन, अच्छा लेंथ पकड़ के डाला है, बल्लेबाजों को दोनों में आगे लाने पर बैकफुट में घसीटने में कामयाब जरूर रहे हैं। अगर आप देखें ये कुशल भुर्तेल का विकेट, वो भी पहले आगे आए, फिर हल्का पीछे होकर उनका एज लगा, टॉप एज, और वो सीधा शॉर्ट कवर एरिया पे ही कैच थमा बैठे। तो दोनों ही बॉलर्स ने काफी अच्छी बॉलिंग की, फिर से नई बॉल का इस्तेमाल नहीं कर पाए जी हाँ। यूएसए के बॉलर्स, और वो लाइन और लेंथ थी भी नहीं जिसमें आप डाल रहे थे। स्लिप आपने ले रखी है, आप शॉर्ट गुड और शॉर्ट लेंथ पर आ जा रहे हैं, तो ये एंड क्या वजह लग रही है आपको क्या कि यूएसए के जो बॉलर्स हैं वो नई बॉल से क्यों नहीं वो मूवमेंट निकाल पा रहे हैं, जबकि इसने एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सौरभ और जसदीप की। नहीं, जरूर देखिए, एक तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको उस लाइन पर रहने की जरूरत है, थोड़ा सा, या जरूर हुई है, 2-3 बॉलें हुई है, जी। कुछ ग्लिम्स दिखे थे, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन आपको उस लाइन पर कंटिन्यूसली रखने की जरूरत है, और आपने कीपर बुलाया है ऊपर, लेकिन उस तरह फिर आप लेग बदल दे रहे हैं, आपकी लेग साइड में भी बॉलें जा रही है, तो कोई फायदा नहीं होगा। नई बॉल से आप शॉर्ट बॉल डालेंगे या आप बहुत ही लेग साइड में डाल देंगे, तो ये कोई फायदा नहीं है। आप डालिए, फुल बॉल डालिए, लेकिन डालिए जरूर। तो ये एक खराबी जो नजर आई यूएसए के पेस बॉलर्स में, लाइन और लेंथ से वो एडजस्ट नहीं कर पाए नई बॉल से। अब पुरानी बॉल तो रहने ही दीजिए, बहुत मुश्किल है यहाँ पुरानी बॉल से, अगर आपको स्लोअर्स, कटर्स, फिज जैसे आते नहीं। बिल्कुल, और रिवर्स स्विंग अगर कोई करा पाए वो तो, तो बहुत लेकिन मुश्किल रिवर्स स्विंग तो बहुत मुश्किल है। फुल मेंबर्स के बॉलर्स 8 भूल गए वो तो जी हाँ। एसोसिएट में तो रहने दीजिए। खैर उसके बाद तो नोस्टोस केंजिंग ने जो है वो यहाँ पे बहुत बांधे अच्छा रखा, किया। बीच जी बीच हाँ। में बीच बीच में विकेट निकालकर वो जो एक तेजी से दौड़ती है ना टीम, उसे पैर को एक रोकने में वो कामयाब रहे, बीच में वो अटका रहे थे, हर्डल्स जो कहते हैं वो डालने में कामयाब रहे। उसके बाद यूएसए की चेस की तरफ यहाँ पर बढ़े हैं, तो यूएसए की अगर चेस की तरफ देखा जाए तो चेस जो है शुरुआत बहुत खराब अच्छी नहीं रही। एड्रोस ग्रॉस 1 रन बनाकर आउट, 4 रन पर गिर गया, लेकिन उसके बाद शाहिन जहांगीर और और ही मोहम्मद पटेल ने एक आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप यहाँ पर बिल्डअप की है। शाहिन जहांगीर ने 104 रन किए, बहुत ही अच्छी इनिंग रही है यहाँ पर। 97 गेंदों में 104 रन यहाँ पर चल रहे हैं, और आपको बताएं, खैर छोड़िए उस विवाद वगैरह को, जो चीजें चल रही हैं उसके बावजूद भी जो इनिंग आई है कमाल की यहाँ पर रही है। 97 रन, माफ कीजिए 104 97 गेंदों में, और मोहम्मद पटेल ने उनका साथ दिया एज ए कैप्टन। 76 गेंदों में 62 रन उन्होंने भी बनाए। जबरदस्त यहाँ पर पार्टनरशिप हुई। 4 रन पे 1 विकेट गिरने के बाद सीधा जो गई गाड़ी वो 140 150 के आसपास जो है गाड़ी जाकर कहीं ना कहीं अटकी, लेकिन उसके बाद जब एक विकेट गिरा तो फिर एकदम से हमें एक कोलैप्स देखने को मिला। यूएसए का जो मिडिल ऑर्डर रहा उन्होंने वो कंट्रीब्यूशन निकालकर यहाँ पर नहीं दिया। अगर आप देखेंगे बाकी बैट्समैनों को तो मिलिंद कुमार रहे, संजय कृष्णमूर्ति, ये दोनों खास करके ये बहुत अच्छे क्वालिटी लॉन्गर फॉर्म के बैट्समैन है, लेकिन इनकी तरफ से वो रन हमें मिलने नहीं आया। बिल्कुल, 32 रनों पर 5 विकेट गिरे हैं। अगर आप देखेंगे 165 पर दूसरा गिरता है, और 197 पर गिरा है छठा विकेट। जी हाँ। 5 विकेट गिरे हैं इस मिड फेस पे, जो हमने आपको बताया जरूर। फेस बाय फेस कंपैरिजन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा यहाँ पर। साहित्य मुकाबला मिलिंद कुमार और संजय कृष्णमूर्ति, ये 3 जो विकेट गिरे हैं मिडिल ऑर्डर में, इससे नेपाल ने जबरदस्त यहाँ वापसी की। इस चेज में इतना अच्छा होने के बावजूद भी पिछड़ता हुआ हमें नजर आया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर डेथ फेस में जो हमने आपको फेस बताया, हरमीत सिंह ने एक जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग किया। एंड कहना होगा हरमीत सिंह 2 पॉइंट जिता कर लेकर चले। बिल्कुल शेडले की भी अपनी एक अलग रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उनका। हरमीत मैच खींच कर इतनी दूर लेकर आए, वरना पहले ही खत्म हो जाता, और शेडले ने इस मैच को फिनिश किया। वाकई कमाल के हैं ये प्लेयर, हरमीत और शेडले, बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स के लिए कर रहे हैं ये काम। हम काफी टाइम से देख रहे हैं, रन्स भी कर रहे हैं, और दोनों ने 71 रन की पार्टनरशिप की है। अगर हम नजर डालें, बहुत क्रूशियल था वहां पर जिस तरीके से इन्होंने खेला, रन्स भी बनाए, बाउंड्रीज भी लगाई, सिंगल्स भी, दौड़े भी। बहुत कमाल की इनिंग रही है इन दोनों की। यूएसए काफी दूर जा रहा था मैच से, लेकिन इन्होंने मेक श्योर किया, कभी जाने नहीं दिया, पास ही रहे, रन रेट को चेक करते हुए हमेशा बाउंड्रीज लगाई, टाइम से रन्स लिए जब जरूरत थी, और कॉशियस विकेट भी इन्होंने
खेल है। बिल्कुल, इन दोनों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखें 88 करीब करीब रन होते हैं इन दोनों ने मारे, 57 और 29। इसमें से 44 रन के आसपास जो है वो बाउंड्रीज थे और उसके बाद जो है वो सिंगल डबल से दौड़ कर ली। तो आप देखिए कि उन्होंने सिंगल रनिंग विकेट भी की है, साथ साथ में बाउंड्रीज भी लगाई। और आपने एक बहुत सही कही, उन्होंने रिक्वायर्ड नेट को चेक इन रहने दिया, रिक्वायर्ड नेट को 11 12 13 पहुंचने नहीं दिया। ये इन दोनों ने बहुत मेक श्योर किया कि पार्टनरशिप तो हम कर रहे हैं लेकिन बीच में बाउंड्रीज भी निकाल ली ताकि मैच से दूर न जाए। दूर जाएंगे 12 13 का होगा तो हमें उठाकर मारना पड़ेगा, उसमें रिस्क ज्यादा होगा, तो हम कहीं ना अपना विकेट गवा सकते हैं डेफिनेटली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग रही है। हरमीत सिंह ने नो डाउट मैच को बहुत लंबा होने करा और शेडले ने जो लास्ट में फिनिश किया, जसदीप सिंह ने जो संदीप पे एक सिक्स भी लगाया था जो 49 ओवर था, वो भी उस सिक्स ने भी बहुत मैच टर्न किया है। लास्ट में एक दो कैच ड्रॉप देखने को मिले, कुशल गुरतल ने कैच ड्रॉप किया शेडले का संदीप के ओवर के पहली बॉल पर 49 ओवर जो था। उसके बाद हमें एक अच्छी फील्डिंग देखने को जरूर मिली लेकिन वो भी एक तरह से कैच ही था जहां पर लेकिन डाइव कर उसको छक्का जाने से कहीं ना कहीं रोका जरूर था। लेकिन इन दोनों ने अपना काम किया, हरमीत और शेडले ने। एंड साहिल जहांगीर के स्कोरिंग एरियाज के बारे में क्या ख्याल है? 104 उन्होंने भी किए, उनके स्कोरिंग एरियाज में जरूर जानना चाहिए। नहीं बिल्कुल, अगर आप देखेंगे नजर डालें तो इनके स्कोरिंग एरिया जो फेवरेट रहे हैं वो कवर एरिया रहा है और मिड विकेट एरिया रहा है। ये दो उनके फेवरेट रीजन रहे हैं जहां उन्होंने रन किए। ऑन साइड में उन्होंने 59% रन किए हैं और ऑफ साइड में 41, लेकिन फेवरेट रीजन उनके जो रहे वो कवर एरिया और मिड विकेट एरिया। कवर एरिया में उन्होंने 31 रन जोड़े हैं और मिड विकेट एरिया में उन्होंने 28 रन जोड़े। बिल्कुल, तो ये पाई चार्ट में आप ऑलरेडी पढ़ पा रहे हैं, आप इसे पॉज करके भी आराम से देख सकते हैं कि पाई चार्ट में कहां कहां उनके स्कोरिंग रहे हैं। वेल डन, बहुत ही कमाल की इनिंग यहाँ पर रही है साहिल जहांगीर की, क्लासी इनिंग रही है। आपको उनके कुछ एक शॉट्स भी आप हमारे कम्युनिटी टैब में जरूर देख पाएंगे। एंड ओवर टू बॉलिंग, बॉलिंग की यहाँ बात करते हैं। 286 रन यहाँ पर मौजूद थे। डेफिनेटली पिच जो है बैटिंग के लिए काफी अच्छी है, बॉल बहुत अच्छे से बल्ले पे आ रही है। हमने देखा नेपाल की इनिंग में भी, स्कॉटलैंड की इनिंग में भी और यहाँ तक यूएसए की भी इनिंग में पहले मैच में जब सेकंड हाफ में बैटिंग कर रहे थे शेडले वगैरह। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 286 रन फिर भी टीम के पास अच्छा खासा एक स्कोर था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी स्कोर नहीं था, 350 के आसपास स्कोर था। बॉलिंग में यहाँ पर नेपाल जो है वो कहां पर पिछड़ता रहे? नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले तो 9 बॉलर इस्तेमाल किए, 9 यानी कि 9 बॉलर इतने तराश रहे हैं जब वो पार्टनरशिप हुई बड़ी एक शायन और मुनाफ। बिल्कुल, तो वहां पर 9 बॉलर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे ललित राजवंशी को आप देखें, उनके ओवर बचे रह गए। सोमपाल कामी थे, उनके ओवर भी यहाँ रहे। उन्होंने अच्छा करा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पीटे हैं या बहुत रन रेट से उन्होंने ओवर दिए। आप और संदीप जैसे बॉलर का एक ओवर, ये बिलीव दिखाना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कप्तान के लिए कि वो कितना यकीन दिखा रहे हैं। इससे बहुत चीजें होती है माइंड में। संदीप के वाले में कोई इसमें इक्वेशन तो फिर भी आपके पास रीजन था, 9 ओवर में 63, लेकिन यहाँ ललित सोमपाल नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो और ये आप कर भी नहीं सकते, चाहे संदीप 9 ओवर में 100 रन दे दे तो भी आप ये नहीं कर सकते कि उनका ओवर थामने, जब तक वो ना कहें कि हाँ भाई मुझे ओवर मत दो आप शायद। लेकिन ऐसा कोई इतने रन दिए नहीं कि वो कहने लग जाए कि भाई मुझे ओवर मत दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वालिटी। रोहित पुडाल को आने की जरूरत नहीं थी, 2 ओवर में 17 रन दे डाले उन्होंने। कुशल गुरतल से आपने बॉलिंग कराई है, उसके बारे में डेलीकेट बात इतना करेगा नहीं क्योंकि आपका काम पहले कुछ और है, कुशल कुछ और। बिल्कुल, कुशल जब तक अपना मेन रोल पूरा नहीं करेंगे, इन सबसे कहिए कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत आप लेते रहिए लेकिन आपका काम वो नहीं है। आपने भी मैच को अच्छे पोजीशन पर थी टीम, वहां पर आप सोचिए कितने ऐसे वन डाउन के प्लेयर हैं जिनको 98 पे 0, 98 पे 1 का प्लेटफॉर्म मिलता है और फिर कुशल ने आज उसे वेस्ट कर दिया। नो डाउट आपने विकेट्स लिए, आपने टीम में कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन आपका जो मेजर काम है वो कुशल गुरतल ओडीआई में अभी भी दूर दूर तक करने में नाकामयाब हो रहे हैं। एंड बाकी बॉलर्स की बात नहीं जरूर, देखिए आप दीपेंद्र ने भी जो ओवर कराए हैं और उन्हें भी विकेट मिला नहीं, तो विकेट्स नहीं मिलने से ये बहुत बड़ा जो मामला फंसा है। और एक पार्टनरशिप जो आई आखिर में हरमीत और शैलविक ने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया। लेकिन डेली क्रिकेट ये जरूर मानता है कि बिलीव दिखाना बहुत जरूरी है, साथ ही में बिलीव बहुत बड़ी चीज है। वो आपको विकेट जरूर निकाल कर देंगे अगर आप बिलीव दिखाएं। और थोड़ा सा फील्डिंग को लेकर भी जरूर है कि फील्डिंग प्लेसमेंट जो आसानी से सिंगल वगैरह आ रहे थे उसको थोड़ा रोका जाना चाहिए था मैच के दौरान। थोड़ा सा और फील्डिंग क्लोज रहती, थोड़ा सा और कुछ आइडिया लगाए जाते, कुछ और ज्यादा प्लान्स बनाए जाते तो जरूर काम करता। आ रहे हैं बॉलर, बॉलिंग करा रहे हैं, विकेट नहीं मिल रहे हैं, तो उस पर आपका क्या आइडिया है? सिंगल्स को रोका जाए, रन्स को जितना रोक सकते तो और बेहतर होता। और मुश्किल बनाते बाउंड्रीज लगाने के लिए या सिंगल लेने के लिए, तो वो बाउंड्रीज पर जाते जो कि बहुत आसान नहीं था। अगर हम देखें यहाँ, अगर हम बात करें किसी भी बल्लेबाज के लिए बाउंड्री लगाना सिंगल से ज्यादा मुश्किल है। सिंगल लेना बहुत मुश्किल काम है अगर हम कहें बाउंड्रीज के मुकाबले। तो आप सिंगल को रोकते, बाउंड्रीज को मुश्किल बनाते,
बाउंड्रीज को आसान बनाते यूएसए के लिए, तो शायद आपको विकेट्स मिलने के चांसेस जी ज्यादा होते, वो क्योंकि ये लॉन्गर फॉर्मेट का जी गेम है। और वो फिर उसमें रिस्क होता है। बिल्कुल जब बाउंड्री जी के लिए अगर प्लेयर्स को सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं और वो बाउंड्रीज के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा वो एक रिस्क फैक्टर रहेगा। वो रिस्क लेकर खेल रहे हैं और उस सिचुएशन में आपको विकेट मिलने की चांस। आप देखिए इस बॉलिंग कार्ड में दो जो है सबसे टॉप इकोनॉमी वाले बॉलर की अगर मैं बात करूं, बॉलर्स में कह रहे हैं, याद रखिएगा बॉलर्स में, ऑलराउंडर या पार्ट टाइमर में नहीं, बॉलर्स में ललित और सोमपाल दोनों के ही पूरे ओवर में। बिल्कुल आप सोचिए ये क्या बॉलिंग रोटेशन हुई है। ललित राजवंशी ने 8 ओवर में 29 रन देकर एक विकेट निकाला, उनके ओवर्स कंप्लीट नहीं हुए। उसके बाद सोमपाल कामी ने 6.4 रन 2 विकेट अंडर 6 की इकॉनमी से रन दिए इस बैटिंग पैराडाइज विकेट पर, तो उनके ओवर्स पूरे यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। संदीप का भी एक ओवर कहीं ना कहीं रह गया। ये चीज अगर आप देखें, इतने ज्यादा बॉलर्स इस्तेमाल, वहीं दूसरी तरफ आप बुरान पटेल को देखिए, जहां पर उन्होंने भी खाए, उन्होंने भी रन खाए, लेकिन वो स्टिक रहे अपने उन प्राइम बॉलर्स पे, जिनका उन्हें रिजल्ट का फायदा भी मिला कि लास्ट के डेथ फेज में उन्होंने जोरदार वापसी की, 6 विकेट गिरा दिए आखिरी के 80 ओवर में। तो डेफिनेटली यहाँ पर रोहित पटेल की बॉलिंग रोटेशन जो कि उनकी दिक्कत नहीं है, वहां पर हमें एक और बार देखने को यहाँ पर जरूर मिली है। तो इस तरह से ये मैच जो है नेपाल ने गवाया और यूएसए ने बहुत ही क्रूशियल मोमेंट्स पर कैपिटलाइज कर इस मैच को जीता। पहले जो टॉप ऑर्डर में पार्टनरशिप हुई एक लंबी चौड़ी, उसके बाद हरमीत और शेडलर ने जो पार्टनरशिप की, वही बहुत क्रूशियल फैक्टर्स रहे नेपाल के लिए। तो एक आज जो कैचेस वगैरह छूटी है वो भी बहुत क्रूशियल रहा है। वो टफ जरूर थे, लेकिन डेफिनेटली इंटरनेशनल क्रिकेट है या डोमेस्टिक या गली क्रिकेट नहीं खेल रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट में सब कैचेस बिल्कुल होनी चाहिए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। तो वेल डन यूएसए को, खास करके साहिल जहांगीर, मुरान पटेल और नौस्तुस और हरमीत शेडले, इन जो 4-5 प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन रहा वो कमाल का रहा। और रोहित पटेल के लिए डेफिनेटली कहना चाहेगा, बहुत अच्छे लड़े वो। बिल्कुल 96 रन की जिनकी इनिंग रही, एक कप्तानी इनिंग रही, अनफॉर्चुनेटली किसी भी प्लेयर ने साथ उनकी तरफ से दिया नहीं और सब आउट होकर चले गए। और ये हमने कहा भी था आपको T20 सीरीज खत्म होने के बाद कि T20 में और ओडीआई में बहुत ज्यादा फर्क होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना।